Hello, dear student. Good morning. In the chapter of Introduction of Mass Transfer, so far we have discussed the mass transfer through the diffusion and mass transfer through the convections. So today we will start the last topic of this chapter, that is evaporation process in the atmosphere. So we have already described some evaporation processes and indicate relations between heat and mass transfer. तो इवेपोरेशन प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था जब कन्वेक्शन विद फेज चेंज में, और हमने ऑलरेडी ये जो रिलेशंस बिटवीन हीट एंड मास ट्रांसफर है वो भी हम देख चुके हैं इन द लास्ट लेक्चर. सो इन द एटमॉस्फेयर द कंटिन्यूअस इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द soil, oceans and lakes influence every form of life, provides many day-to-day varieties of the climate that governs the environment on the earth. तो ये हमें पता है कि बिकॉज कंटिन्यूस ऑपरेशन और कंडेंसेशन होता है तो उसकी वजह से जो आपके डे टू डे लाइफ में और डे टू डे लाइफ में बहुत सारे जो क्लाइमेट में जो चेंजेस होता है, ठीक है, वो बेसिकली इसी प्रोसेस की वजह से होता है. ठीक है, तो आपका पहले इवेपरेशन होगा, फिर आपका जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होगी, फिर कंडेंस होकर आपका रेन हो रहा है. तो जो आपका एनवायरनमेंट में जितना भी आपका वेरिएशन हो रहा है, तो इसमें जो आपका इवेपरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो दीज प्रोसेस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज in practice they are governed by substantial atmospheric convection current that are difficult to describe analytically. तो ये हमें पता है कि ये जो प्रोसेस हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इनको एनालिटिकली डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल होता है. तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा सिंपल करके और फिर समझ रहे हैं कि लेट अस फर्स्ट कंसिडर द डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इनटू एक्वेसेंट एयर as indicated in the figure 11.5. ठीक है, तो एयर आपका स्टेशनरी है और आपका डिफ्यूजन हो रहा है वाटर वेपर का फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो आपका कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, तो ये वाटर सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इसके ऊपर जो आपका एयर है वो स्टेशनरी है, क्वाइसेंट एयर है. ठीक है, एंड एट द सरफेस पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इज पीएस. तो अगर मैं सरफेस की बात करूं तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर है वो कितना है, पीएस. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रेशर है ये आपका सरफेस पे प्रेशर है, पीएस. एंड द वेपर प्रेशर स्टेडीली ड्रॉप्स विद राइज इन द एलिवेशन जेड टू द फ्री एटमॉस्फेयर वैल्यू ऑफ रो इन्फिनिटी. तो आपको पता है कि जैसे जैसे आपका एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है, जेड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो आपका जो प्रेशर है, वेपर का प्रेशर है, वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो प्रेशर आपका डिक्रीज हो रहा है जैसे ही आपका एलिवेशन या जेड की जो डायरेक्शन है वो इंक्रीज हो रही है. तो जेड की डायरेक्शन इंक्रीज हो रही है तो आपका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. और एक पर्टिकुलर हाइट पे, जिसको हम कह सकते हैं कि फ्री एटमॉस्फेयर है, वहां पे जो आपका पार्शियल प्रेशर है वाटर वेपर का दैट इज इक्वल्स टू द पी इन्फिनिटी. ठीक है, द मोलिकुलर डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर may be written in the form of equations 13.21 as. तो this equations we have already described कि अगर आपका मास डिफ्यूजन हो रहा है तो उसके लिए फिक्स लॉ से आप इस इक्वेशंस को इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है ना, तो ये इक्वेशंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था. अब क्या हो रहा है कि ये जो इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में इस इक्वेशंस को काफी तरीके से लिख सकते हैं फिक्स लॉ में, द मास फ्लक्स थ्रू द डिफ्यूजन. तो उसमें अब इसमें मैंने इसको पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखा है. ठीक है, तो और जो इसका वेरिएशन है वो एक्स के साथ ना होके ये वेरिएशन किसके साथ हो रहा है, ये जेड के साथ वेरिएशन हो रहा है इसका. ठीक है, तो ये चीज आपको रिमेंबर रखना है, ये जो वेरिएशन है वो किसके साथ हो रहा है, जेड के साथ हो रहा है. और सिंस जो आपका एम डब्ल्यू है, दिस इज द molecular weight of water vapor and R naught is a characteristic gas constant. Mind it, अब मैंने इसको R naught से रिप्रेजेंट किया, and T is the absolute temperature and dW is the diffusion coefficient.
ठीक है। So where A is the surface area under consideration. In hydrological application, it is convenient to express this relation in terms of local atmosphere density and pressure, and the total pressure may be expressed as. तो आप सबको पता है ये चीज़ कि PV इक्वल्स टू RT, ठीक है। तो अब सिंस हमें पता है कि जो आपका R है वो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो मैंने उसको MRT है, तो अब आपको पता है कि V अपॉन M वी कैन राइट एज रो, तो रो इधर चला गया, और जो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था दैट इज R, वो आपका R नॉट अपॉन M, ठीक है। एंड हियर इज M इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मोस्ट एयर, ठीक है, एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो मेरे बेसिकली कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका इसमें R नोट और T है, तो ये जो R नोट T है इसको मुझे रिप्लेस करना था, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है P M अपॉन रो से, ठीक है। P is the density and M is the molecular weight of moisture respectively. ये इक्वेशंस में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ये आप अगर मास फ्लक्स टू द डिफ्यूजन है उसको पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो because the molecular concentration of water vapor is so small in the atmospheric applications, the molecular weight of the moist air is essentially that of the dry air. ये चीज़ हम कर सकते हैं क्योंकि अगर आपका मॉइस्ट एयर है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो उसमें क्योंकि मॉइस्ट एयर में जो वाटर वेपर का कंटेंट है वो बहुत, उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम होती है, तो इसका जो मॉइस्ट एयर का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको ड्राई एयर के मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल सी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो कि आपको पता है कि 29 के समथिंग होता है। तो यहाँ से जो आपका मॉलिक्यूलर वेट है वो ड्राई एयर के लिए हो गई, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन है मैंने रिप्लेस कर दिया है यहाँ से R नोट T को P इंटू M अपॉन रो से, ठीक है। तो यहाँ से P M A, जो M था वो मास ऑफ एयर हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, ठीक है। एंड और डेंसिटी यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया R नोट T की जगह, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना। क्या है कि जो आपका मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर वेपर टू द मोलिकुलर वेट ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। ये जो चीज़ है ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर वेपर ये करीब आपका 18 हो गया, ठीक है। H2O, तो H22 और O16, तो 18 डिवाइडेड बाय 29, तो ये समथिंग इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट 0.622। ये आप फेमिलियर भी हो, आपने RS में पढ़ा होगा। तो अब इस इक्वेशंस को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। M डॉट W अपॉन A इक्वल्स टू माइनस 0.622 dW रो अपॉन P dPW अपॉन dZ। बाय यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस हमें पता है कि आपका जो dP वैल्यू है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट द जीरो एट द सरफेस, वो इक्वल्स हो जाएगा सैचुरेशन प्रेशर के, ठीक है। और एट ए हाइट Z इक्वल्स टू Z1, तो ये आपका फ्री एटमॉस्फेयर के इक्वल्स हो जाएगा। तो वहाँ पे हमने अज्यूम किया था कि दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर विल बी इक्वल्स टू द P इन्फिनिटी। तो वो चीज़ हमने इसमें पुट किया ये वैल्यू, तो हमें पता है कि जैसे जैसे आपका Z का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो पार्शियल प्रेशर PS से P इन्फिनिटी तक चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपका इस तरीके से बन जाएगा, इट्स द फाइनल इक्वेशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि थ्रू द इवेपोरेशन किसी सरफेस से कितना मास ट्रांसफर हो रहा है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द एटमॉस्फेयर आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड than indicated by the simple form of equations 11.35 for two regions। तो जितना आपको दिख रहा है ये इतना सिंपल नहीं है,
कि आपने इस इक्वेशन में इसको सिंपली कैलकुलेट कर लिया थ्रू द मास डिफ्यूजन। बेसिकली ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और रीज़न भी इसका इसलिए है कि द एक्चुअल डिफ्यूजन प्रोसेस involves substantial turbulent eddy motion so that the diffusion coefficient dW may vary significantly with the height z। तो ये चीज़ है कि क्योंकि यहाँ पे जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो आपका मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन होगी, यहाँ पे एडी डिफ्यूजन हो रहा है। तो एडी डिफ्यूजन हो रहा है तो उसमें आपका जो मास ट्रांसफर का रेट है वो ज़्यादा रहेगा, टर्बुलेंट एडी मोशंस रहेगा, तो इसकी वजह से आपका एडी डिफ्यूजन होगा और आपका डिफ्यूजन कोफिशिएंट भी जो है वो वेरी करेगा अलोंग दी जेड। ठीक है, और एयर इज सेल्डम क्वाइसेंट एंड विंड करंट कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली इन द इवेपोरेशन रेट। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है क्योंकि जो एयर है वो आप उसको कभी कभार ही जाके आपको ऐसा मिलेगा कि एयर आपका जो है वो स्टेशनरी है, अदरवाइज एयर स्टेशनरी नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ एयर में आपका उसका कुछ वेलोसिटी रहेगा। ठीक है, और विंड जो करंट है वो आपका कंट्रीब्यूट करता है सब्सटेंशियली इन द इवेपोरेशन रेट। तो जितना ज़्यादा आपका विंड रेट रहेगा आपका इवेपोरेशन रेट भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो बिकॉज दीज टू रीजन जो आपका इवेपोरेशन प्रोसेस था जो आपको बहुत सिंपल लग रहा था वो इतना सिंपल ना होकर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, सो एज इन द मैनी कन्वेक्शन प्रॉब्लम वी हैव एनकाउंटर्ड प्रीवियसली, द सॉल्यूशन ऑफ ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम of this sort of is frequently obtained by appealing to carefully controlled measurement in the search of an empirical relations to predict the evaporation rate। तो ये चीज़ आपको पता है ऑलरेडी कि जो भी आपकी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है स्पेशली कन्वेक्शंस में, तो हमें कुछ एक ही प्रॉब्लम का जो एनालिटिकल सॉल्यूशन मिला है, अदरवाइज सबका हमें एम्पिरिकल रिलेशन ही देखना पड़ता है। एम्पिरिकल रिलेशंस की हेल्प से ही हमें इनको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे भी एक एम्पिरिकल रिलेशन ही ऑब्टेन करेंगे। So in this problem a standard pen is used as shown in the figure 11.6। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड पेन दिख रहा है आपको, द क्लास स्टैंडर्ड पेन फॉर मेजरमेंट ऑफ द इवेपोरेशंस। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड पेन फॉर द मेजरमेंट ऑफ द इवेपोरेशंस। और जहाँ पे इसके ऊपर जो आपका मीन विंड वेलोसिटी स्पीड है दैट इज u bar and the partial pressure is ps and जो आपका पेन है उसका डायमीटर जो है वो दैट इज 4 फीट एंड द हाइट ऑफ द पेन इज 10 इंच। ठीक है, तो ये जो पेन है द इवेपोरेशन पेन एंड दिस पेन आर यूज्ड टू होल्ड द वाटर ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इवेपोरेशन एट ए गिवन लोकेशन। तो ये बेसिकली इनमें वाटर को होल्ड रखा जाता है और ये आपको बताता है कि कितना क्वांटिटी जो है वो वाटर इवेपोरेट हुआ है किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। और इनकी साइज जो है और शेप है वो भी काफ़ी वेरी करता रहता है। जनरली ये सर्कुलर और स्क्वायर शेप में होते हैं और इनमें एक वाटर लेवल इंडिकेटर भी लगा होता है, तो आपको पता होता है कि कितना जो इवेपोरेशन है वो अलोंग द हाइट कितना हो रहा है। ठीक है, तो वाटर का जो लेवल है वो कितना नीचे आ रहा है तो उतना ही हम मान के चलेंगे कितना आपका इवेपोरेशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एम्पिरिकल रिलेशन जो है वो ऑब्टेन किया है इन्होंने। तो द मीन विंड मूवमेंट इज मेजर्ड 6 इंच अबव द पेन रिम। तो ये जो मीन विंड स्पीड है जो मेजर किया आपने दैट इज यू बार, वो अप्रोक्सीमेट 6 इंच अबव हमने लिया है इस पेन रिम के। ठीक है, एंड वाटर इवेपोरेशन रेट आर मेजर्ड विद द पेन प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो इसको अगर ग्राउंड पे ये प्लेस्ड है तो इसको आप बोलोगे कि ये आपका कैसा है, लैंड पेन है। और अगर ये इन ए बॉडी ऑफ वाटर तो ये आपका फ्लोटिंग पेन हो जाएगा। तो आपको डिपेंड करता है कि आपने इस पेन को कहाँ पे प्लेस कर रखा है, तो उसकी वजह से आपको इसको लैंड पेन भी बोल सकते हैं और फिर आपका ये जो है वो फ्लोटिंग पेन भी हो सकता है। ठीक है, एंड फॉर द लैंड पेन एंड विद ए convectively stable atmosphere the evaporation rate has been correlated experimentally as। तो उसके लिए जो है जो हमने एक रिलेशन ऑब्टेन किया है एम्पिरिकल रिलेशन, तो ये जो कोरिलेशन है वो कुछ इस तरीके से था कि ELP इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 0.37 प्लस 0.0041 U बार इंटू PS माइनस PW
का पावर 0.88, ठीक है। तो ये एक आपका कोरिलेशन है जो एक्सपेरिमेंटली डेवलप किया है। तो यहाँ पे जो EL है दैट इज लैंड पेन इवेपरेशन, एंड जो इवेपरेशन है उसका यूनिट हो जाएगा इंच पर डे, ठीक है। तो एक दिन में कितना इंच जो है वो इवेपरेशन हुआ है। तो आप वाटर लेवल इंडिकेटर से देख सकते हो कि आपका सपोज आपका इनिशियली जो ये पेन था ये फुल ऑफ वाटर था, ठीक है। तो पेन जो इनिशियली फुल ऑफ वाटर था, तो अब सपोज इसका लेवल इतना डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये जो चीज है वो आपका हो गया इवेपरेशन रेट। तो अब ये कितना इंच नीचे आया है एक दिन में, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो हो जाएगा आपका लैंड पेन इवेपरेशन, ठीक है। तो ये कितना हाइट नीचे है। एंड यू बार दैट इज डेली विंड मूवमेंट मेजर्ड 6 इंच अबव द पेन रिम। तो ये आपको मैंने बता दिया कि वी यू बार जो हम कैलकुलेट करते हैं वो 6 इंच अबव द पेन रिम के वो उसको मेजर करते हैं, और जो इसकी यूनिट होगी वो होगी माइल्स पर डे, ठीक है। तो उसका यूनिट क्या है, माइल्स पर डे। एंड P is the saturation pressure, vapor pressure at the dry bulb air temperature and 5 feet above the ground surface, and in Hg, Hg means in the जो आपका प्रेशर है वो इन टर्म्स ऑफ मरकरी गिवन है, हाइट ऑफ मरकरी के टर्म्स में गिवन। तो ये भी आपका सैचुरेशन वेपर प्रेशर जो है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे कितना होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं, और इसको 5 फीट अबव द ग्राउंड करते हैं। और PW जो है दैट इज एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ एयर अंडर टेम्परेचर एंड ह्यूमिड कंडीशंस, ठीक है। और ये भी आपका अगेन 5 फीट अबव द ग्राउंड सरफेस है, और वो भी आपका इन फॉर्म ऑफ Hg हम मेजर करते हैं। तो हाइट ऑफ मरकरी के टर्म्स में हम इसको मेजर करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द इवेपोरेशन रेट, ठीक है। सो द हीट ट्रांसफर to the pen influence the evaporation rate differently for the ground और वाटर एक्सपेरिमेंट। तो ये चीज भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है इवेपोरेशन प्रोसेस में कि आपका जो पेन है उसके थ्रू कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। टू कन्वर्ट द पेन मेजरमेंट टू दोज फॉर नेचुरल सरफेस दिस इक्वेशन 11.36 is multiplied by an pen coefficient that is 0.7 for the land pen and 0.8 for the floating pen. And if the atmosphere is not convectively stable, the vertical density gradient can cause substantial deviation from the equations 11.36। तो यहाँ पे ये चीज रखा है कि अगर आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है तो वो भी आपका जो है इवेपोरेशन प्रोसेस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसकी वजह से जो आपका मेन इवेपोरेशन है वो कुछ कम हो जाएगा, जो आप एक्चुअल इस फॉर्मूले के जब से आपको दिख रहा है। तो वो कोफिशिएंट हमने देखा है यहाँ पे कि अगर आपका उसको बोलते हैं पेन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपका लैंड पेन है तो उसके लिए लैंड कोफिशिएंट 0.7 हो जाएगा, और अगर आपका फ्लोटिंग पेन है तो ये लैंड कोफिशिएंट आपका 0.8 के पास हो जाएगा। अगर आपका एटमॉस्फेयर जो है वो कन्वेक्टिवली स्टेबल नहीं है तो जो वर्टिकल डेंसिटी ग्रेडियंट्स हैं वो भी वहाँ पे आएंगे, और उसकी वजह से जो आपका जो ये इक्वेशन है इस इक्वेशंस में जो है और एक्चुअल में जो आ रहा है आपका इवेपोरेशन हो रहा है उसमें कुछ डेविएशंस आपको दिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मास ट्रांसफर। और इसके साथ ही जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है इस पर्टिकुलर चैप्टर का और मैं कहूँ इस पर्टिकुलर कोर्स का वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। अभी मैं कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो वो जरूर देखते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बेसिकली। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कुछ इस तरीके से है ये कि ड्राई एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर blows across a thermometer that is enclosed in a dampened cover, and this is a classical wet bulb thermometer, and a thermometer reads a temperature of 18.3 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ड्राई एयर। तो ये बेसिकली आपका एक वेट बल्ब टेम्परेचर है, जो आपका वेट बल्ब थर्मोमीटर है उसका प्रॉब्लम है। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मैंने आपसे।
तो उसी का प्रॉब्लम है, तो देखते हैं अभी इसको। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे मैंने आपको ये डिस्कस किया था और ये रिलेशंस भी आपको बताया था कि ये रिलेशन जो है वो यूज होगा, ठीक है, ये रिलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस रिलेशन को ही हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। तो ये रिलेशन है जो कि हमारा यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो ये रिलेशन कैसे ऑब्टेन हुआ वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। बस माइंड यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना है कि इन्होंने जो मास कोफिशिएंट है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया था, ठीक है, और हमने यहाँ पे इसको के को जो एच एम से लिया, बट इस इक्वेशन में आल्दो कोई आपका के का वैल्यू आ भी नहीं रहा, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, ये हमने यूज कर ली है। तो द अब देखो इसमें जो कंसंट्रेशन एट द सरफेस दैट इज सी डब्ल्यू फॉर ए एनी स्पेसीज ए is that corresponding to the saturation condition at the temperature measured by the thermometer। तो जो आपका concentration of species A at the surface वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका saturation temperature पे जो कंडीशन है उसके इक्वल्स रहेगा, और जो टेम्परेचर है वो हमें क्या लेना है जो थर्मोमीटर से हमें मेजर किया है। तो थर्मोमीटर ने मेजर करके हमें कितना दिया, 18.3 डिग्री सेल्सियस दिया। अब हम चेक करेंगे कि 18.3 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर कितना है। तो 18.3 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन प्रेशर है वाटर का दैट इज इक्वल्स टू द 2107 पास्कल, ठीक है। तो अब सिंस हमें पता है कि जो रो डब्ल्यू है या फिर आप सी डब्ल्यू कह सकते हो उसका वैल्यू कितना होगा पी अपॉन आर टी, तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। सैचुरेशन प्रेशर पे कितना रहेगा इस पर्टिकुलर टेम्परेचर का सैचुरेशन प्रेशर वो हमने देख लिया कि वो 2107 पास्कल है। एंड जो आर है वो कितना हो जाएगा, दैट इज आर नॉट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ द वाटर वेपर, तो ये हो गया 8.315 डिवाइड बाई 18, ठीक है। तो इस चीज़ में तो ज़्यादा आई थिंक कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट द आर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक गैस कंस्टेंट फॉर वाटर वेपर एंड द टेम्परेचर इज 291.3। तो यहाँ से आपने कैलकुलेट कर दिया कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर है एट द सरफेस कितना रहेगा। और हमें पता है कि जो एयर है वो हमें कैसा दे रखा है, ड्राई एयर, ठीक है। तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ड्राई एयर, तो ड्राई एयर दे रखा है, तो ड्राई एयर के केस में हम ये मान के चलेंगे कि उसमें वाटर वेपर का जो कंसंट्रेशन है वो कितना, 0 है। सिंस द फ्री स्ट्रीम इज ड्राई एयर, तो जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर है वो आपका कितना रहेगा, 0, ठीक है। और ये हमने फिर एयर की डेंसिटी कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। तो एयर का डेंसिटी कैलकुलेट कर लिया इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, दैट विल बी इक्वल्स टू द 1.212 kg पर मीटर क्यूब। सीपी का वैल्यू हमें पता है एयर का कितना है, और जो आपका लेविस नंबर है दैट इज अल्फा अपॉन डी, और समिट नंबर अपॉन प्रेडेंटल नंबर, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया, और साथ साथ हमने एच एफ जी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 18.3 डिग्री सेल्सियस पे आपका एच एफ जी वाटर के लिए कितना रहेगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया, और इन सब वैल्यूज़ को ये जो फॉर्मूला है इसमें पुट कर दिया है, और इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद जो आपके पास वैल्यूज़ निकल के आ रही है टी इन्फिनिटी माइनस टी डब्ल्यू का, वो आपके पास आ रहा है 35.36। और सिंस आपको टी डब्ल्यू पता है वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ वेट बल्ब थर्मोमीटर वो आपका 18.3 समथिंग गिवन है, तो उसके हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टी इन्फिनिटी। तो टी इन्फिनिटी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डेविएशन आ सकता है कि द कैलकुलेशन सोर्स शुड नाउ बी करेक्टेड बाय recalculating the density at arithmetic average temperature between wall and the free stream condition, and this and thus adjacent adjustment in these results। तो आपका जो डेंसिटी होगा वो फिर ये कैलकुलेट हो जाएगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपका जो टेम्परेचर आएगा वो कुछ आएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि भाई हमने जो स्टार्टिंग में टेम्परेचर लिया था वो हमने प्रॉपर्टीज एयर की कैलकुलेट किया था, वो 18.3
पे कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। तो वो 18.3 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट किया था। अब सिंस आपका टी इन्फिनिटी का टेम्परेचर भी आपको पता है, तो इन दोनों के जो अर्थमेटिक एवरेज टेम्परेचर आएगा, ठीक है, तो 18.3 पॉइंट प्लस 53.69, तो इनका जो टेम्परेचर आएगा, ठीक है, बाई 2, तो ये जो एवरेज टेम्परेचर आएगा, ये इस पे फिर हमने डेंसिटी वगैरह कैलकुलेट करनी है, और फिर उसकी हेल्प से फिर दोबारा से हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये टेम्परेचर कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो ये ठीक है, अगर आप इसको नहीं भी कर रहे तो इट्स ओके, एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू करेक्ट द शेरवुड द रेशियो ऑफ द समिट नंबर अपॉन प्रेनेटल नंबर, बिकॉज दिस पैरामीटर डज नॉट चेंज अप्रिशिएबली और दिस टेम्परेचर रेंज। तो ये जो रेशियो है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ रो के वैल्यू को चेंज करके भी इसको वैल्यूज को करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो रेशियो है ये कोई ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने ये जो प्रॉब्लम था, जो लास्ट में हमने प्रॉब्लम देखा था, अगर इसमें आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। इफ द एयर स्ट्रीम इन द एग्जांपल 11.3 is at 32.2 degrees Celsius, while the wet bulb temperature remains at 18.3 degrees Celsius. Calculate the relative humidity of the uh, air stream. तो एयर स्ट्रीम की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होगा। तो अभी जो पिछला प्रॉब्लम था, तो इसमें हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना था कि कितना टेम्परेचर होगा। अभी हमें टेम्परेचर दे रखा है, ड्राइवल टेम्परेचर सेम है, ड्राइवल टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ अभी हमें टेम्परेचर दे दिया कि फ्री स्ट्रीम जो एयर है उसका टेम्परेचर कितना है, लेकिन अब हमें ये नहीं बोला कि ये जो एयर है वो ड्राई एयर है, ठीक है। अब हमें उसके रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करनी है, तो वो कुछ कुछ उसमें मॉइस्चर तो होगा ही। तो ये रिलेशन हमने ऑलरेडी पता ही था। तो अब हमें so from the thermodynamic, we recall the relative humidity is defined as the ratio of the concentration of water vapor to the concentration at saturation conditions for air stream. Therefore, we calculate the actual water vapor concentration in the air stream from this. ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता ही है कि आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल्स टू द मास ऑफ वाटर वेपर इनटू द एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन द सैचुरेटेड एयर। तो ये चीज़ हमें हमने आरएससी में ऑलरेडी डिस्कस की है। तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें सी इन्फिनिटी, क्योंकि अब ड्राई एयर नहीं है तो सी इन्फिनिटी का वैल्यू कुछ होगा, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, ये सब प्रॉपर्टीज हमने कैलकुलेट कर रखा था। अब ये दोनों टेम्परेचर हमें गिवन है, ठीक है, एच एफ जी का वैल्यू गिवन है, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था सारा। तो ये सब प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, उन्हीं प्रॉपर्टीज को जो पीछे वाले हमने कैलकुलेट किया उन्हीं को मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, और दिस इक्वेशंस की हेल्प से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है सी इन्फिनिटी फॉर द वाटर वेपर, ठीक है, एंड दिस वैल्यू इज 0.0095, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई जो वाटर है, ठीक है, अगर वो 32.2 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसके क्रॉसपोंडिंग सैचुरेशन कंसंट्रेशन वाटर वेपर का कितना होगा फ्री स्ट्रीम में। तो वो फिर हमने कैलकुलेट कर लिया है स्ट्रीम टेबल से कि भाई उसकी डेंसिटी कितना होगा, ठीक है। एट 32.2 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपका सैचुरेटेड है स्ट्रीम, तो वहाँ पे कितना होगा। तो वो डेंसिटी आपका आ रहा है आपका पॉइंट 0.0342 kg पर मीटर क्यूब। तो एक्चुअल कंडीशंस हमने कैलकुलेट कर लिया था, फिर हमने यहाँ पे सैचुरेशन के लिए कैलकुलेट कर लिया, और इन रेशियो की हेल्प से हमने कैलकुलेट कर लिया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दैट इज 27.8%, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस आप कर सकते हो घर पे। और इसके अलावा भी अगर आपका जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये एवोप्रेशन प्रोसेस का, तो उस पर भी एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें गिवन है कि स्टैंडर्ड लैंड पेन इज यूज टू मेजर द इवेपोरेशन रेट इन द एटमॉस्फेयर at a 100 degree Fahrenheit and 30% relative humidity. The mean wind speed is 10 miles per hour, and what is the evaporation rate in the pound per hour per feet square on the land under these conditions, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिट है वो थोड़ा सा देख लेना कि आपको थोड़ा सा कंफर्ट नहीं रहेगा इस यूनिट्स का, लेकिन प्रोसेस आपको इजीली इसमें समझ में आ जाएगा, और आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो इन सब यूनिट्स को आपकी डिजायरेबल यूनिट्स में। तो हमें पता है कि कैलकुलेशंस की हेल्प से हमें कैलकुलेट करना है कि भाई जो
टेम्परेचर गिवन है 100 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वहाँ पे सैचुरेशन प्रेशर वाटर वेपर का कितना रहेगा, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया कि सैचुरेशन प्रेशर जो वाटर वेपर का है एट दी 100 फ़ारेनहाइट वो आपका रहेगा अप्रॉक्सीमेट 0.942, ठीक है, पाउंड पर इंच स्क्वायर, और जो कि रहेगा अप्रॉक्सीमेट 6.545 किलो पास्कल की। और सिंस हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया कि एक्चुअल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर टू द द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट द सैचुरेशन कंडीशन। तो सैचुरेशन कंडीशन पे वाटर वेपर का प्रेशर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता है, तो एक्चुअल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो दिस इज द एक्चुअल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। और यू का वैल्यू ऑलरेडी गिवन था, यू बार का जो कि गिवन था 10 माइल्स पर आवर्स। तो 10 माइल्स पर आवर्स था, तो हमने एक डे के लिए कितना रहेगा, तो डे के लिए आ जाएगा, फिर ये इनको 24 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 240 माइल्स पर डे, ठीक है, एंड दैट इज 386.2 किलोमीटर पर डे। तो सिंस हमें तो इसी में इंटरेस्ट है क्योंकि ये वैल्यू हमें चाहिए होती है। तो अब जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, इस फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज पुट करनी है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैंने यूज़ करना है, उसमें सारी ये हमने यू का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, पी एस पी डब्ल्यू से कैलकुलेट कर रखा है, तो इस फॉर्मूले को मैंने यूज़ करना है। माइनस 0.7 मैंने लिया है क्योंकि ये आपका ये कैसा लैंड पैन है, तो इसके लिए मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना ही था, ठीक है। तो इसको मैंने ये आपका जो कोफिशिएंट है आपका पैन कोफिशिएंट वो 0.7 हो गया। इसके बाद इस फॉर्मूले में मैंने सारी वैल्यूज पुट किया है, आपका यू का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है। और इसके अलावा ये वैल्यूज मैंने पुट कर दिया आपका ई एस एंड पी डब्ल्यू का। तो यहाँ से मुझे मेरे पास जो वैल्यूज निकल के आ रहा है इवेपोरेशन रेट का, दैट विल बी इक्वल्स टू 1.237 इंच पर डे। ये आपका इवेपोरेशन रेट निकल के आ रहा है लैंड पर, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये ठीक है, इवेपोरेशन रेट हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 1.237 इंच पर डे। अब हमें कैलकुलेट करना है कि जो कैलकुलेट करना था हमें, वो कैलकुलेट करना था कि व्हाट इज द इवेपोरेशन रेट इन द पाउंड पर आवर पर फीट स्क्वायर, ठीक है। तो वो कैलकुलेट कैसे करोगे, तो सिंस हमें पता है कि जो मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो एवापोरेशन रेट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो एवापोरेशन रेट जो एम डॉट है दैट विल बी इक्वल्स टू द पाउंड पर फीट इज पाउंड पर आवर्स, और जो एरिया है वो फीट स्क्वायर में हमने लेना। तो सिंस हमें पता है कि यहाँ पे जो आपका ई एल बी है दैट इज इंच पर डे है, ठीक है। और जो आपका रो डब्ल्यू तो है वाटर वेपर का डेंसिटी, वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ही रखा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको मिल जाएगा कि वाटर वेपर का डेंसिटी कितना है इन केस ऑफ पाउंड पर फीट क्यूब, ठीक है। तो ये जो आपका सिंपली जैसे जो वाटर है उसका डेंसिटी होता है एट द 100 एट द 4 डिग्री सेल्सियस दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। और ऐसे ही आपका इन पाउंड पर फीट क्यूब में ये वैल्यू जो है वो होती है आपका 62.4, ठीक है। और तो यहाँ पे फिर आपका क्या हो गया कि अगर मैं इसको इस वैल्यू को इंच पर डे को मैं अगर फीट पर डे में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ कर दिया है कि ई एल बी अपॉन 12। तो अब ये जो वैल्यूज आएगी ये आएगा 1.237 डिवाइड बाई 12 फीट पर डे, ठीक है। और मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि पाउंड पर फीट क्यूब, ठीक है, तो ये वैल्यूज आ जाएगा पाउंड पर डे पर फीट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आपके पास निकल के आ गई। अब सिंस हमें इसको कैलकुलेट करना है कि पाउंड पर आर पर फीट स्क्वायर, तो डे को मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो इस जो वैल्यूज है इसको 24 से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यूज बेसिकली हमारे पास निकल के आ जाता है। तो दिस इज द एम डॉट डब्ल्यू अपॉन ए,
and the value is 0.268 पाउंड पर आर पर फीट स्क्वायर। तो ये वैल्यूज आ जाएगी। अब हमें इसको थोड़ा सा और मैं इसको थोड़ा सा आगे और ले जाना चाहूँगा उसे को कंपैरिजन, अदरवाइज ये यहाँ पे आपका प्रॉब्लम जो है वो फिनिश हो चुका है। तो एज ए मैटर ऑफ इंटरेस्ट वी माइट कैलकुलेट द मोलर डिफ्यूजन रेट ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द इक्वेशंस 11.35 taking Z1 as a 5 feet dimensions above the standard plane and since तो ये जो वैल्यूज थी, ये जो हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे, एक तो इस किसके हेल्प से हम इवेपोरेशन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक मैंने आपको बताया था कि अगर सिंपल मैंने डिफ्यूजन की हेल्प से कैलकुलेट करना है तो सिंपल हम इसको इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन था, लेकिन मैंने बताया था कि डिफ्यूजन इतना इजी नहीं है, इतना प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है। तो उसके बाद हमने फिर ये एम्पिरिकल रिलेशन जो है वो ऑब्टेन किया था। बट अब हम पहले वाले से कैलकुलेट करते हैं कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, तो डिफ्यूजन प्रोसेस का आपको पता है कि एम डॉट डब्ल्यू अपॉन ए इज इक्वल टू 0.622 डी डब्ल्यू अपॉन आर टी पी एस माइनस पी डब्ल्यू अपॉन जेड वन। ठीक है, तो अब सारी वैल्यूज मैंने इसमें पुट करनी है। तो जेड मैंने 5 फीट ले लिया, स्टैंडर्ड डायमेंशंस ले लिया, ठीक है, स्टैंडर्ड फीट की, और ये सब वैल्यूज मैंने कैलकुलेट कर ही रखा था, आर टी आपके पास सब चीज़ें है ही। तो यहाँ से जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यूज मैंने ले लिया है टेबल से, तो 0.99 फीट स्क्वायर अपॉन आवर्स। तो अब जो मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है आपकी, वो आ रहा है आपका 3.94 इंटू 10⁻⁻⁴ पाउंड पर आवर पर फीट स्क्वायर। ठीक है, और जो हमने इंपेरिकल रिलेशन से देखा था उसमें वैल्यूज आ रही है 0.268, और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू बात करूँ तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.0003। ठीक है, तो अब जो इन दोनों इक्वेशंस वैल्यूज में आप अगर आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि ह्यूज डिफरेंस है। ये वैल्यू बहुत कम है, ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। दिस वैल्यू इज मच हायर देन दिस वैल्यू। ठीक है, सो दिस नंबर इज नेग्लिजिबल स्मॉल एज कंपेयर्ड विद द प्रीवियस कैलकुलेशंस एज कंपेयर्ड विद दिस कैलकुलेशन, and this means that in the actual evaporation process the turbulent diffusion and the convection transport play dominant role in comparison with molecular diffusion। तो ये जो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया था यहाँ पे कि ये जो फॉर्मूला हमने ये जो यूज़ किया है, ये मोलिकुलर डिफ्यूजन से है कि हाथ से हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, और इसमें जो मोलिकुलर डिफ्यूजन है वो इतना ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा, सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो हमने कैलकुलेशन किया है वो ये कैलकुलेट करके दिया हमने। तो ये जो कैलकुलेशन, ये जो फॉर्मूला हमने ये एक्सपेरिमेंटली हमने लिया है, लेकिन इसमें जो वेरिएशंस थे ये सब वेरिएशन इसको कंसिडरेशन में लिया है, तो इसकी वजह से ये जो डिफ्यूजन थ्रू द मास ट्रांसफर थ्रू द डिफ्यूजन है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू। So this is all about in this chapter of introduction of mass transfer, and also in this course of hidden mass transfer second। ठीक है, तो अब आपका ये जो कोर्स है वो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे हिडन मास ट्रांसफर सेकेंड का। ठीक है, तो जितना मुझे सफिशिएंट लगा मैटर वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। तो ये मैटर आपको स्टडी करना है फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ थैंक यू।